जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा और ये वाला जो सवाल पूछा गया है अभी जो रिसेंटली यूपीएससी मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है जीएस 1 में। ऑलरेडी हमने जो जीएस 1 के 9 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आज हम 10वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेनली अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है ना उसमें हम यूपीएससी मेंस के आंसर को डिस्कस कर रहे हैं जो 2024 में हुआ है। तो ये हमारा जीएस 1 ही चलेगा। जैसे ही हमारा जीएस 1 कंप्लीट हो जाएगा तब हम जीएस 2 डिस्कस करेंगे। जीएस 2 डिस्कस होने के बाद जीएस 3 कंप्लीट होने के बाद जीएस 4 डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस के भी जीएस पेपर डिस्कस करेंगे जो जैसे 2013 में हो चुके हैं, 22 में हो चुके हैं उसको। देखिए, अगर हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप यूपीएससी जैसे एग्जाम के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप सिलेबस खत्म कर लीजिए और आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ना की हो तो वो आपके लिए काफ़ी एक ब्लंडर मिस्टेक साबित होगा एग्जाम हॉल के अंदर में। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, लॉन्ग आंसर लिखने पड़ते हैं, लिमिटेड टाइम रहता है। तो उस लिमिटेड टाइम में अट्रैक्टिव आंसर लिखना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज को टैकल करने के लिए एक ही बेस्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है कि हम डेली मिनिमम एक आंसर तो प्रैक्टिस करनी ही करनी चाहिए। जब हम डेली मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर दे तभी हमारे पास ये स्किल निकल करके आती है कि हमें लिमिटेड वर्ड मतलब लिमिटेड टाइम आवर में हम किस तरीके से एक अट्रैक्टिव आंसर लिख सकते हैं। यूपीएससी मेंस में आपको एक आंसर लिखने के लिए जो एवरेज टाइम मिलता है वो मिलता है 7 मिनट का एक आंसर कंप्लीट करने के लिए। जैसे अगर हम जीएस 1 की बात करते हैं 2024 में जो एग्जाम हुआ है इसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए। इस 20 क्वेश्चन में 1 से लेके जो 10 तक क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है 10 मार्क्स का। और आपको कितने वर्ड में लिखना है? 150 वर्ड में लिखना है हर एक क्वेश्चन को। मतलब हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। फिर बाकी अगर हम 11 से लेकर के अगर हम 20 तक की बात करें, जो बाकी के 10 क्वेश्चन बच जाते हैं, ये आपको लिखना है। वे वैसे 15 मार्क्स का है हर एक क्वेश्चन और ये आपको लिखना है 250 वर्ड में। और सोचिए कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को आपको लिखने के लिए मात्र 3 घंटे मिल रहे हैं। और इसी में आपको क्या लिखना है? एक इतना अट्रैक्टिव आंसर लिखना है कि एग्जामिनर आपके आंसर को पढ़ करके वो आपको नंबर दे। तो यही स्किल डेवलप करता है हमारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है, बहुत से स्टूडेंट को मन में सवाल यही निकल के आता है कि मैं आंसर राइटिंग क्या प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही कर देनी चाहिए। तो नहीं, आपको पहले क्या करना है? सिलेबस एनालाइज करना है। सिलेबस आपके पास हो जाए अच्छे से, एटलीस्ट आप सिलेबस की हार्ड कॉपी अपनी स्टडी टेबल या जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपके पास सिलेबस की हार्ड कॉपी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो होने ही चाहिए। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज कर लेते हो सिलेबस एनालाइज करने के बाद, तब आप जब एनसीईआरटी पे शिफ्ट होते हो तो पहला स्टेप यही करना होता है कि आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी होती है, वो भी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हो तब आपकी बेसिक इतनी ज़्यादा क्लियर हो जाती है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट इतनी डेवलप हो जाती है कि आप जब स्टैंडर्ड बुक के साइड मूव करोगे तो वो बुक्स आपको इजीली समझ में आने लगेगी कि आखिर स्टैंडर्ड बुक्स कहना क्या चाहती है, आपको समझाना क्या चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है उसका। तो आप किसी भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट से पूछ लीजिए जिन्होंने अच्छे 2-3 अटैम्प्ट यहाँ तक दे रखे हैं, 3 अटैम्प्ट दे रखे हैं, या आप किसी अच्छे फैकल्टी से पूछ लीजिए जो प्रिपरेशन करवाते हैं, वो भी आपको पहला सजेशन यही देंगे कि अगर आप न्यू सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस एनालाइज करना है। सिलेबस एनालाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तब आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने स्टैंडर्ड को क्या कर सकते हैं, एबव तक ले जा सकते हैं। तो अभी हम यही कर रहे हैं, डेली 1 मेंस आंसर राइटिंग डिस्कस कर रहे हैं जीएस वाइज, जिसमें मैं अपने कुछ पॉइंट्स रखूँगा और उस पॉइंट्स में कुछ कमी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। जैसे कुछ साथी हैं जो कमेंट बॉक्स में अच्छा खासा पॉइंट बता रहे कि ये पॉइंट हो सकता था, स्कीम बताई जा सकती थी, एग्जाम्पल यूज़ किया जा सकता था, तो अच्छा लगता है देखने में। तो इससे क्या होता है कि जो डिस्कशन रहता है वो हमारी दोनों तरफ से चलती रहती है। तो वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आ रही है तो आप सजेशन दे सकते हैं कि क्या क्या कमी है और क्या क्या सुधारी जा सकती है। मेरे आंसर को आप मार्क्स दे सकते हैं। अगर मेरे से कोई
सीनियर फैकल्टी अगर देख रहा है या जिसके पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो मेरे आंसर को एवेलुएट करके मार्क्स दे सकता है, कमियां बता सकता है। तो आपको भी लगता है कि नहीं आंसर में कुछ कमी है तो आप भी बता सकते हैं, कुछ आपसे मेरे को सीखने को मिल जाएगा, कुछ मुझसे आपको सीखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से डिस्कशंस होता रहेगा, मुश्किल से 10-12-15 मिनट का डिस्कशंस रहता है। तो आप अपने प्रिपरेशंस का 10-12 मिनट दे करके आप डिस्कशंस कर सकते हैं, इफेक्टिवली डिस्कशन होता रहेगा अपने हम लोगों में। और अगर आपको ये टेलीग्राम मतलब अगर आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम पे भी चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने कुछ आंसर पॉइंट लिखे हैं, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हमारा सोशो इकोनॉमिक इशू ऑफ डेवलपमेंट है उसको डील करने के साथ साथ किस तरीके का कोलैबोरेशंस दे सकता है सरकार, एनजीओ और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, ताकि और भी ज़्यादा मोस्ट प्रोडक्टिविटी हो सके। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी कि विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दे से निपटने में सरकार, गैर सरकारी संगठन एवं निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के बीच में किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा, इसको डिस्कस करना था 150 शब्दों में। ये हमारा 10 मार्क्स का था। 11वां क्वेश्चन पूछा गया 15 मार्क्स का। तो देखते हैं क्या क्या इसके आंसर हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन करने का मेन रीजन ये होता है, जब मैं आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कराऊँ तो आपको ये डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन के लिए है। देखिए कोलैबोरेशंस की बात करते हैं, गवर्नमेंट, एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखा सकते हैं जब हम बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इशू के लिए। तो जैसे किस तरीके से, अगर हम इसे सरल शब्दों में समझने की बात करते हैं तो इसमें कुछ टॉप पॉइंट्स ये निकल के आते हैं, जैसे गवर्नमेंट सेटिंग पॉलिसीज एंड प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि सरकार नीतियां बनाना और संसाधन प्रदान कराना। दूसरा पॉइंट, जैसे एनजीओ एक ग्रास रूट की तरीके से काम करता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो इनोवेशंस और इन्वेस्टमेंट निकल के आता है। फिर देखिए बात करते हैं शेयर गोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वो अब जो अपने लक्ष्य और जिम्मेदारियां हैं उसको क्या करते हैं, एक दूसरे का शेयर करते हैं। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है हमारे पास। तो ये कुछ पॉइंट हो सकते हैं इस आंसर के लिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपके अकॉर्डिंग जो हो सकते हैं आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट सेटिंग पॉलिसीज एंड प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का मेन काम होता है कि वो पॉलिसी बनाने का काम करते हैं, नीतियां बनाने का काम करती है और प्रोवाइड कराती है फंड, जिसमें वो और इंश्योर करती है कि जो लॉ है वो हर जगह पे क्या हो सके, जो कानून है, लॉ है, हर जगह पे विकास को प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि डेवलपमेंट को वो क्या करे, प्रमोट करे, सुनिश्चित करने का काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन जो स्टार्ट किया गया था। देखिए स्वच्छ भारत मिशन अगर हम बात करते हैं, ये गांधी जी के जयंती पे भारत सरकार ने 2014 में लॉन्च किया था कि भारत को भी अब क्या करना है, एकदम स्वच्छ बनाना है। तो उसमें जो मिशन स्टार्ट किया गया था, इसमें जो कंपनीज के साथ, जिसमें हम कंपनीज और एनजीओ के साथ, जिसने सैनिटाइजेशन और क्लीनेस को क्या करने का काम किया था, प्रमोट करने का काम किया था। यही चीज़ आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि भारत सरकार ने जब स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने के लिए कंपनी और एनजीओ के साथ मिलकर के क्या करी थी, साझेदारी करी थी। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, सेटिंग पॉलिसीज एंड प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज। दूसरा पॉइंट निकल के आता है हमारे पास एनजीओ, यानी कि वो किस तरीके से ग्रास रूट्स यानी कि जमीनी स्तर पर क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। जैसे अगर हम एनजीओ की बात करते हैं, एनजीओज ऑफ्टन वर्क डायरेक्टली विथ लोकल कम्युनिटीज, यानी कि जो एनजीओ होती है वो अक्सर सीधे लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर के क्या करती है, काम करती है। तो एनजीओ को पता रहता है कि जो प्रॉब्लम्स है, यानी कि जो पब्लिक है, पीपल है, वो किस प्रॉब्लम से वो फेस कर रहे हैं वो जानती है, और कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल पे, ये भी उनको अच्छे से पता होता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं तो एनजीओ, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं प्रधान इन इंडिया वर्क ऑन रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसने हेल्प करी थी फार्मर्स को किसके लिए, बेटर एग्रीकल्चर टेक्निक यूज के लिए, मतलब टेक्नोलॉजीज के लिए। हिंदी में देखते हैं जैसे जो भारत सरकार है या भारत में प्रधान जैसी जो एनजीओ है ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर
काम करती है, जो किसान को बेहतर तरीके से एग्रीकल्चर करने के लिए क्या करती है, तकनीकी तौर पे क्या करती है, हेल्प करती है, प्रोवाइड करवाती है। तो दूसरा पॉइंट में ये हो सकता है। तीसरा आता है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर, जिसमें हम इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी जो होती है वो टेक्नोलॉजी के मैटर में, यानी कि तकनीकी के क्षेत्र में, इनोवेशंस के क्षेत्र में, फंड के क्षेत्र में क्या करती है, जो इनोवेशंस है निजी कंपनियों वो क्या करती है, ला सकती है। जैसे अगर हम उसके पास की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी के पास टेक्निकल जो एक्सपर्टीज होते हैं, यानी कि उनके पास जो परियोजनाओं को अधिक कुशल तरीके से बनाने का क्या होता है, टेक्निक होता है, ताकि वो काफ़ी मोर इफेक्टिव तरीके से वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को बना सकती है, प्रोजेक्ट को बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, हमारे पास जो उदाहरण निकल के आता है वो आता है टाटा ग्रुप इन इंडिया। हमारे देश में जो टाटा ग्रुप है वो पार्टनर करते हैं इसके साथ, सरकार के साथ उसने पार्टनर कर रखा है प्रोजेक्ट, जैसे कि बिल्डिंग, स्कूल बनाने के लिए, हेल्थ सेंटर्स में आपको देखने को मिल जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है। तो प्राइवेट सेक्टर भी क्या प्राइवेट सेक्टर का भी हमें क्या देखने को मिलता है, एक रोल, अच्छा खासा रोल देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट में अगर हम डिस्कस करें तो शेयर मतलब एक दूसरे के साथ जो गोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ऑल थ्री सेक्टर्स की बात करते हैं तो ज़रूरत होती है कि उनका क्या होना चाहिए, एक कॉमन गोल होना चाहिए, यानी कि एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमें गरीबी को दूर करना, और जो एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन को इम्प्रूव करना, तो उसमें क्या किया जा सकता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो एक दूसरे के साथ शेयर किया जा सकता है, और जो प्रोसेस है उसको काफ़ी ज़्यादा क्या बनाया जा सकता है, सरल बनाया जा सकता है, स्मूथ बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल हम केन्या का देखते हैं तो केन्या की जो गवर्नमेंट है, एनजीओ और जो कंपनीज है उनके साथ मिलकर के क्या है, सेफ्रॉनिक जो टीम है उन्होंने क्रिएट किया था एक मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज, जो कि रूरल ग्रामीण क्षेत्र की जो पॉपुलेशन है उनको वो क्या करेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज में हेल्प प्रोवाइड कराएगा। एक ही एग्जांपल देख सकते हैं। इनका जो मेन इशू क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कि जो रूरल पॉपुलेशंस में जो पॉपुलेशन है, ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में जो पॉपुलेशन है, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेसेस प्रोवाइड कराई जा सके। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, जो गोल है, कॉमन एम है, ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको एक दूसरे के साथ शेयर किया मतलब एक दूसरे के साथ शेयर करके भी काम किया जा सकता है, डेवलपमेंट किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो हम आने वाले जनरेशन्स के लिए भी हम क्या कर सके, बचा करके रख सके। अब देखिए रिसोर्सेस क्या होता है, रिसोर्सेस का मतलब होता है, रिसोर्सेस वो होती है जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है और हमें सेटिस्फाइड प्रोवाइड कराती है, वो हमारे लिए रिसोर्सेस है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था। यानी कि देखिए अगर हम सेक्टर की कोलैबोरेट की बात करते हैं, यानी कि जब जो जितने भी जो सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ फोकस देखने को मिलता है। यानी कि जो फोकस होता है वो लंबे समय के ग्रोथ के लिए देखने को मिलता है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इंश्योर करती है स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है डेवलपमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाएगी तो कोई भी कंट्री या जो कंपनी है वो वहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहती है। जैसे आज के टाइम पे एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, तो आज के टाइम पे बहुत सी कंपनी वहाँ इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहती है। तो गवर्नमेंट का काम ये हो जाता है कि वो क्या इंश्योर करे कि कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे। और जो एनजीओ है वो क्या काम करती है, कम्युनिटीज़ के लिए, कम्युनिटीज़ की बेनिफिट के लिए क्या करती है, काम करती है। और प्राइवेट कंपनी क्या करती है, कंटिन्यूसली इन्वेस्टिंग करने का काम करती है। एग्जांपल यहाँ पे अगर हम ब्राज़ील का एग्जांपल देखें तो जो पार्टनरशिप है आपको गवर्नमेंट, एनजीओ और प्राइवेट कंपनीज के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो किसके लिए काम करते हैं, जो प्रिजर्व करते हैं, जैसे अमेजॉन वाइल सपोर्टिंग लोकल इकोनॉमिक्स। यानी कि जो अमेजॉन को संरक्षित करने के लिए स्थानीय जो अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करने का वो काम करती है। अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार की, अगर हम एक्सपर्टीज़ की बात करते हैं या फंडिंग की बात करते हैं, लोकल इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, तो इंश्योर जब किया जाता है, सुनिश्चित करता है कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों की जो कुशलता है और जो सस्टेनेबिलिटी है हल किया जा सकता है। तो ये हमें आंसर में, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मेरे अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर हो सकते थे।
आपको लगता है कि और भी कुछ पॉइंट्स मेंशन हो सकते हैं, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।